हाय स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी में ये आपका सेकंड चैप्टर है ट्रांसपीरेशन। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन इन रूट्स। आई होप कि आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने ये जानते होंगे कि हमने एब्जॉर्प्शन इन रूट्स में ट्रांसपीरेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी, है ना। तो अब इस पे एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें बोर्ड से। काफी क्या मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन की जैसे डेफिनेशन आती है तो आपको वो एक बुक वाली उतार देनी है। हमेशा से कहते आ रहे डेफिनेशन बुक वाली लिखनी है। तो बुक में लिखा होगा कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल और एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मतलब कि ट्रांसपीरेशन होता है वो रूट से तो होता नहीं है, जो बाहर एक्सपोज्ड पार्ट होता है वहां से ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये कैसे होता है? असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप पढ़ा होगा, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू टिप ऑफ द लीव्स और द स्टेम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की वजह से ही पानी ऊपर पहुंचता है, उसके बाद ट्रांसपीरेशन होता है। क्या आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन जैसे कि पानी एब्जॉर्ब हुआ उसमें से सिर्फ 1 या 2% जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी हमारा 98 और 99% ऑफ वाटर जो होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, ठीक। और अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो ये भी हार्मफुल है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है तो भी हार्मफुल है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा आपको बुक में। एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा है कि आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और उसके जो पॉट है रूट वाला सरफेस होगा तो उसको भी कवर रखना है, और जो एरियल पार्ट होगा उसको भी कवर रखना है। किससे? पॉलिथीन बैग से। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, हम आपको पहला एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, बाकी के एक्सपेरिमेंट आपको खुद पढ़ने होंगे। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट बता दे रहे हैं, सब ट्रांसपीरेशन पे ही बेस्ड है, और जैसे अगर हम कुछ नया बताएंगे उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा तो भी बताएंगे, और जैसे ट्रांसपीरेशन बता रहे हैं तो इस पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या करना है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। पॉटेड प्लांट लिया तो उसका जो नीचे वाला सॉइल वाला सरफेस है उसको कवर कर देना है, और फिर उस पॉटेड प्लांट को एक ग्लास स्लैब पे रखना है। ग्लास स्लैब पे रखने के बाद उसे बेल जार से क्या करना है, आपको ढक देना है, और फिर ढकने के बाद आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होंगी वो आपके जो बेल जार पे दिखेंगी। पहले तो ये काफी मॉइस्ट सा दिखेगा, बेल जार में काफी मॉइस्चर सा दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, ठीक है। अब आपको डायग्राम बुक में दिया गया होगा, आपको अपना डायग्राम देखना है। तो देखिए कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, ये आपकी ग्लास स्लैब है और ये हमारा पॉटेड प्लांट है। इसका जो ऊपर पार्ट था तो उसको भी हमने कवर कर दिया है पॉलिथीन बैग से कि ये ना लगे कि यहाँ का जो वाटर आया रूट से या सॉइल से जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई हुई हैं। और यहाँ पे हमने एक बेल जार से इसको कवर कर दिया है, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि यहाँ मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक, मॉइस्ट हो जाएगा। फिर और देर रुकेंगे तो यहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। तो इससे ये क्लियर हो गया है ना, ये बाहर से आया है क्योंकि यहाँ पे बेल जार लगा हुआ है, बाहर से भी ये क्या सील्ड है, यहाँ से देखिए ये सील है, तो ना ये बाहर से आए हैं ड्रॉपलेट्स, यहाँ से भी देखिए सील है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सॉइल से या रूट से आई हैं, तो ये कहाँ से आई है, यहाँ लीव से आई है। कैसे आई है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू आई है। तो ट्रांसपीरेशन पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आप लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है, आप लोग को आती है इंग्लिश और पढ़ लेनी है। फिर आती है हमारी कंट्रोल की बात। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल रन अलोंग्स द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कंट्रोल जैसे हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ चल रहा है, तो वो जो कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से और जो एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उसी को कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने एक्सपेरिमेंट जैसे प्राची ने किया, सृष्टि ने किया, अनन्या, यशी, जिसने भी किया, तो सबका एक साथ तो नहीं होगा ना कि जितने ड्रॉपलेट्स प्राची वाले में बने उतने ड्रॉपलेट्स सृष्टि वाले में बनेंगे, जितने अंशिका वाले में बने उतने यशी वाले में या अनन्या वाले में बनेंगे।
सबका अलग अलग होगा, सबका सेटअप अलग होगा, तो वही कंपैरिजन को क्या कहा गया है, कंट्रोल कहा गया है। फिर आता है आपका पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या होता है? पोटोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ट्रांसपीरेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत तरीके के पोटोमीटर बनाए हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोटोमीटर है वो कौन सा है? गैनोंग्स पोटोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गैनोंग्स पोटोमीटर। तो हम बात कर रहे थे पोटोमीटर की। तो पोटोमीटर ये नहीं बताता कि कितना जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन से बह गया, पोटोमीटर ये बताता है कि कितना वाटर अपटेक किया, मतलब आपका जो शूट है उसने कितना वाटर खींचा है, ये पोटोमीटर बताता है। ये कैसे बताएगा कि कितना वाटर लॉस हो गया है? पोटोमीटर से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पेज नंबर 4.2 पे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड इवापोरेशन दिया है। इसमें 8 पॉइंट्स हैं, तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स हैं वो याद ही रखने हैं, बाय हार्ट याद करना है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप सही से लिख सके। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना चाहिए। अब हम बात करते, देखिए आपकी बुक में काफी अच्छा सा डायग्राम दिया गया होगा, मैं ऐसे बनाए हैं आपको समझाने के लिए कैसा है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वायर और स्टैंड सब दिया है, लेकिन जितना हम आपको समझाना चाहते हैं हमने उतना ही बनाया है। तो हमने एक शूट लिया है, उसको हमने ऐसे ओब्लिक में काटा है। ओब्लिक में क्यों काटा है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब जैसे हमारा प्लांट है, अगर इतना है तो हमने काटा तो ये इतना ही सरफेस एरिया है, लेकिन अगर हम इसी को ओब्लिक में काट देंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्लैंट में कर देंगे तो ये सरफेस एरिया इससे इंक्रीज हो गया, तो हमने ओब्लिक में काटा है। और उसके बाद ओब्लिक में काटे हुए यहाँ पे डिप भी है, ठीक है। डिप होने के बाद जब ये यहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो यहाँ पे बीकर रखा हुआ है जिसमें कलर्ड वाटर है। क्या ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, फिर इसको और वाटर की जो नीड होगी तो ये क्या करेगा, एक पुल मतलब अपने वाटर को खींचेगा, तो यहाँ से वाटर जाएगा। तो क्या करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सी पाइप लगी होती है, फिर आपको ये कलर्ड वाटर का मूवमेंट दिखने लगता है, ठीक। तो जब आपको कलर्ड वाटर का मूवमेंट दिखने लगे तो आपको क्या करना है, ये जो बेंट हुआ पार्ट है वो हटा लेना है, फिर डाल देना है, तो यहाँ एक बबल बन जाएगा। बबल बनने के बाद फिर देखेंगे कि फिर जो वाटर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ये बबल भी आगे आगे मूव करेगा। तो फोटोमीटर में कैसे देखते हैं कि बबल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ भी वाटर है, यहाँ कलर्ड वाटर है और बीच में ये डिस्टिंग कर रहा है कौन, ये बबल। तो ये स्केल बनी रहती है, स्केल में बबल ने कितनी मूवमेंट की वही डिफाइन करता है हमारा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो क्या है, पोटोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिर पोटोमीटर के लिमिटेशंस भी हैं। अब इसके बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है, हमने जैसे बताया वैसे ही लिखा होगा। फिर आपको इन्फेरेंस और ऑब्जर्वेशन ये सब भी पढ़नी होगी। लिमिटेशन में बताया है, लिमिटेशन में पहला पॉइंट ये दिया है कि जो बबल बनता है ना, सबका एकदम प्रॉपर बन नहीं पाता और ना जल्दी बन पाता है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर बबल चाहिए होता है, एक ही टाइम पे अच्छा सा बबल चाहिए होता है। फिर सेकंड दिया गया है कि हाँ, बाहर का टेम्परेचर वेरी करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन कैसे वेरी करता है, अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे वेरी करता है हमारा ट्रांसपीरेशन। फिर आती है हमारी लीफी शूट यूज्ड। अब ये जो शूट हमने यूज किया, ये नहीं कि बहुत दिन पुरानी हमने काट के रखी वही यूज की, हमें जो लीफी शूट यूज करना है वो अलाइव होनी चाहिए, ठीक है। ये सब लिमिटेशंस हैं हमारे पोटोमीटर की। अब आते हैं बात हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन की। अब यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है और आपको काफी ध्यान से पढ़ना है। 3 टाइप के हम ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन सबसे फर्स्ट पे है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो होता है उसमें अबाउट 90% ऑफ वाटर लॉस होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा वाटर लॉस किस में हो रहा है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में। अब हमने पढ़ा था पिछले क्लास में एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में कि जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल करते हैं। स्टोमेटा जब ओपन रहते हैं तभी ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ओपन क्लोज होता है। चलिए,
तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बाद आपका क्या आता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। आप लोगों ने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या जाना कि मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से होता है, अबाउट 90% का। स्टोमेटा जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेंटेन बाय गार्ड सेल, और गार्ड सेल ओपन रहते हैं तभी ट्रांसपिरेशन होता है, गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। गार्ड सेल कब ओपन रहते हैं, डे टाइम में ओपन रहते हैं, नाइट में वो लोग क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जैसे अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखें, ये लीफ है, एक साइड बनाया है, तो ये लीफ की साइड्स होती हैं, ये इसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ये क्या है, क्यूटिकल है। तो जो लीफ की एजेस से ट्रांसपिरेशन होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और मेनली 10% ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। फिर आता है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जैसे कुछ ट्रीज होते हैं जो, ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सारे ट्रीज में नहीं होता। ट्रीज होते हैं ये ऐसे, उनकी बाग्स होती हैं तो वो पुराने हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लेंटिकुलर बन जाता है, ऐसे लेंटिकल्स बन जाते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। इसे क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एग्जाम में क्या आएगा कि कितने टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं, तो आपको क्या कहना है, 3 तरह के ट्रांसपिरेशन आते हैं। अगर पूछे उनके नाम बताओ तो बता देना है, पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, फिर क्यूटिकुलर, फिर लेंटिकुलर। फिर हमारी बात आती है स्टोमेटल अपैरेटस की, ठीक है। Stomatal apparatus, stomata are the microscopic pores surrounded by 2 specialized kidney और डम्बल शेप, ठीक है। किडनी और डम्बल शेप कहा गया है। अगर हम बात करें डम्बल शेप की, तो डम्बल शेप जो होते हैं वो मोनोकॉट्स में होते हैं, और जो किडनी शेप होते हैं वो डाइकॉट्स में होते हैं। ये हमने वो गार्ड सेल का ही डायग्राम बताया है। ये डे टाइम का है और ये नाइट टाइम का है। देखिए डे टाइम में ये ओपन है, मतलब इनका जो आग बना हुआ है ये काफी ऐसे करके है, और इसमें एकदम फ्लैटन हो गया है आग। इसमें जो आग था वो काफी मोटा है, और इसमें जो आग है वो काफी पतला हो गया है। और इधर भी देखिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्टोमेटा ओपन है और ये इधर क्लोज है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में बता देते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है ये पार्ट काफी थिक होता है, ठीक है, ये थिक होता है। फिर अंदर वाला पार्ट मिडिल में आते हैं, तो मिडिल वाला थिक होता है और इलास्टिक होता है, और अंदर वाला जो होता है वो थिन और इनइलास्टिक है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, बाहर वाला पार्ट जो होता है वो थिक है, और मिडिल पार्ट जो है वो भी थिक है और इलास्टिक है, और अंदर वाला जो है वो थिन है और इनइलास्टिक है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि डम्बल शेप हमारे मोनोकॉट्स में होंगे और किडनी शेप हमारे डाइकॉट्स में होंगे। तो अब बात कर लेते हैं गार्ड सेल जो होते हैं वो एपिडर्मल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल एरिया ऑफ यंग लीव्स, ठीक है। एंड दे कंसर्न विथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है। अब गार्ड सेल सराउंडेड बाय पोर्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम आगे शायद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा तो ब्रीफ में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के भी बारे में। हमने अब हमारा नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, कि कैसे स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है। आपको मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि मेनली सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन इसी स्टोमेटा से होता है, ठीक है। और अब मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के लिए आपको अपनी बुक में डायग्राम दिया होगा, उसको रिफर करना है, डायग्राम 4.8। उसमें आपको एरोज भी दिए गए हैं कि कैसे एक मीजोफिल सेल होती है तो वहां से कैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो बिल्कुल अपनी बुक को अपने पास रखिएगा और अपनी बुक को रेफर करिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी और क्लियर होगा, ठीक है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो हमारी बात थी मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब आपको ये बता देते हैं कि ये हमारा लीफ है, तो ये हमारे जो लीफ होता है तो एज कंपेयर टू अपर सरफेस लोअर सरफेस में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। क्यों? अब ये रीजन ये है क्योंकि जो लोअर सरफेस होती है वहां पे जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। तो आपको ये याद रखना है कि जो लीफ होगा उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ये ऐसे हैंग होती है ना, कुछ ऐसे रहती है,
ये ऐसे बना दे रहे हैं हम, ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसके पीछे हमारा क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें कम स्टोमेटा है और नीचे वाले पार्ट में ज्यादा स्टोमेटा है। इसी वजह से जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है। तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म। अब आपको बुक में दिया गया होगा डायग्राम, तो डायग्राम में एक ऐसे ऐसे दिए होंगे ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स में ऐसे छोटे छोटे स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, मीजोफाइल। क्या कहते हैं, मीजोफाइल कहते हैं ना, मीजोफाइल सेल, हाँ मीजोफाइल सेल कहते हैं। ठीक है, एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल ऑफ रूट्स स्टेम एंड रीचेस अप टू द लीव्स। इन लीव्स आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ मीजोफाइल सेल। मतलब हमने क्या होता है, यही मीजोफाइल सेल होते हैं, यही लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ये काफी ज्यादा मतलब मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर दे आर एक्सपोज टू न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देम। मतलब कि ये अंदर प्रेजेंट होते हैं और दे आर एक्सपोज, मतलब बंद बंद नहीं रहते। जैसे ये हमने एक ऑर्गन में इनको दिखाया, ये ऐसे कवर्ड नहीं है, ये दे आर एक्सपोज टू न्यूमरस इंट्रासेलुलर पार्ट। ठीक, फिर बात आती है द वाटर फ्रॉम, अब ये यहाँ पे है तो ये फुल्ली टर्जिड कंडीशन में रहते हैं। टर्जिड कंडीशन में कैसे रहते हैं कि इनमें का वाटर इनमें मूव करता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे सेल वॉल से, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में वाटर जाता है। अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ से वाटर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ फुल्ली टर्जिड कंडीशन में है और उसके बाद बाहर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, फिर उसके बाद ये वाटर रिलीज करते हैं बाहर, फिर ट्रांसपीरेशन होता है। तो यही होता है और इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। यही जो हमारे मीजोफाइल सेल हैं अंदर जो कि एक्सपोज है इंटरसेलुलर पार्ट्स के, यही जो वाटर है ये वाटर जो है रिलीज करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट वाटर वेपर फ्रॉम द सबस्टोमेटल स्पेस मूव आउटसाइड थ्रू ओपन स्टोमेटा एंड द एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीजोफिल सेल इनटू आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ से वाटर मूव, इसका वाटर भी मूव किया, इसका वाटर भी मूव किया, सबका वाटर मूव किया, यानी ये टोटल इस ऑर्गन का वाटर जो है वो आउटसाइड मूव किया। ठीक है, फिर अ सेल वॉल दैट लूज वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन रिप्लेस इट बाय ड्रॉइंग। मतलब इस सेल ने वाटर लॉस किया। ठीक है, समझो इस सेल ने वाटर लॉस किया तो इसने मोर वाटर ड्रॉ किया। मतलब हम समझते हैं कि हमारा लीफ है तो ये नीचे वाले का पार्ट है और ये ऊपर वाले पार्ट है। ठीक है, इसने वाटर लॉस किया तो इसको नया वाटर कहाँ से मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है, दे ड्रॉ वाटर। ठीक है, किस प्रोसेस से, इम्बाइबेशन के। इम्बाइबेशन हमने पढ़ा था, शायद आपको याद भी हो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर इन द सेमी ड्राई और सेमी ड्राई स्टेट, और लिविंग सेल ही है वही इम्बाइबेशन तो शो करती हैं। तो ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इनका वाटर खत्म हो गया तो इन्होंने आसपास वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है। देन वेयर एज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस थाउजेंड्स ऑफ सेल ऑफ लीव्स लॉस वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। बताया हमने बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है और थाउजेंड्स ऑफ सेल जो होती है वो ट्रांसपीरेशन शो करती है। इट कॉज पुलिंग ऑफ मोर वाटर फ्रॉम बिलो थ्रू द जाइलम वेसल। The transpiration pull thus created draw up water up to height of the plant which can be 50 meter or even more। मतलब अगर हम बड़े बड़े प्लांट्स की बात करें तो कितनी ज़्यादा हाइट होती है, 50 मीटर या उससे ज़्यादा होती है। तो वहाँ तक पूरी ऊपर वाली लीफ तक वो जो वाटर है वो ड्रॉ किया जाता है। यही सब प्रोसेस है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप अपनी बुक को रिफर कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बुक में आपको एरो से दिखाया गया होगा कि कैसे आपका जो अपर एपिडर्मिस एरिया से कैसे वाटर पूरा आता है मीजोफाइल सेल तक, फिर मीजोफाइल सेल्स जो होती हैं वो कैसे वाटर रिलीज कर रही हैं, पूरा आपको दिखाया गया होगा। और द एयर इनसाइड द इंटरसेलुलर स्पेस गेट सैचुरेटेड, ये पॉइंट है एक। फिर मोर ट्रांसपीरेशन अकर फ्रॉम द लोअर सरफेस, ये हमने आपको बता दिया है। फिर इस पे बेस एक एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी इजी सा एक्सपेरिमेंट है, आई होप कि आप पढ़ लेंगे। ये बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है, आपको बस 2 लीव्स लेना है, फिर
एक अपर सरफेस पे पेपर दिया जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है, तो दोनों साइड पे लगाना है, फिर कलर चेंज होता है। आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा, इजी एक्सपेरिमेंट है। और नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज हमको बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। नाउ फैक्टर विच अफेक्ट्स द ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। व्हाट आर दी फैक्टर विच अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन? पहला इंटरनल फैक्टर, मतलब जो इंटरनल फैक्टर कैसा, जो कि खुद प्लांट में हो, मतलब बाहर का नहीं, जो खुद प्लांट में हो, ठीक है। लीफ एरिया, अब लीफ एरिया बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, और लीफ एरिया छोटा होगा तो कम ट्रांसपीरेशन होगा। लीफ एरिया बड़ा है तो बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और जैसे कि आपको पता है स्टोमेटा से सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, तो अगर ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, ज्यादा लीफ एरिया बड़े एरिया में, तो वहां पे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। फिर आता है लीफ स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर ये क्यूटिकल से भी ट्रांसपीरेशन होता है, आपने पढ़ा ना 10% ऑफ क्यूटिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10% ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो जो क्यूटिकल्स होंगे अगर वो थिक होंगे तो ट्रांसपीरेशन के रेट को कट डाउन करेंगे, तो ठीक है। तो लीफ स्ट्रक्चर में बताया कि तो थिक क्यूटिकल होते हैं, दे प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। फिर वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ, मतलब कि अगर इनसफिशिएंट वाटर है, अगर रूट्स को वाटर नहीं मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर रूट्स को वाटर नहीं मिल रहा है तो लीव्स तक नहीं पहुंचा पाएगा, लीव्स तक नहीं पहुंचा पाएगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सॉइल वाटर, CO2, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है लाइट। लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कैसे है, दिमाग लगाइए। जैसे कि स्टोमेटा हमने बताया था ओपन रहते हैं कब, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। तो जब डे टाइम होगा मतलब लाइट रहेगी तभी स्टोमेटा ओपन होगी और तभी ट्रांसपीरेशन होगा। तो लाइट में ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज इन लाइट। अब अगर लाइट भी है और क्लाउडी मौसम है तो ट्रांसपीरेशन का जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लाइट में ट्रांसपीरेशन होगा, बट मतलब अगर क्लाउडी मौसम हो गया, वो बादल आ गए, तो जो ट्रांसपीरेशन है वो कम हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड आती है टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगा। कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गर्मी इंक्रीज हुई, ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हुई। लेकिन अगर ये आपको फैक्ट याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया तो जो हमारे ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला लाइट में ये याद रखना है कि लाइट में ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर क्लाउडी मौसम है तो ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत एक्सेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या बहुत एक्सेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हमारा ट्रांसपीरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर बात आती है हमारे विंड की। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द vapor pressure of the atmosphere. The rate of transpiration decreases with the rise the vapor pressure of atmosphere. अब ये कैसे बताया है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है मतलब क्या कि हमारे आसपास जो है वो मॉइस्चर अपने आप से ही है, तो ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली। ह्यूमिडिटी है क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, तो वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है तो वो वाटर लॉस कैसे करे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेज with rise in vapor pressure in the atmospheric air and increases with the fall in vapor pressure. फिर फोर्थ है हमारा विंड। In quiet atmosphere, water vapor often accumulate in the vicinity of transpiring leaf. This bring about decrease in rate of transpiration. But when the leaf exposed to wind of moderate velocity, the water vapor will be allowed to accumulate in the vicinity of leaf. It will lead to increase rate of transpiration. मतलब क्या हुआ, हमारा जो ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपीरेशन है वो नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा स्टोर हो गया।
फिर उसके बाद थोड़ा सा हवा चलने लगी, बहुत तेज नहीं चल रही है, थोड़ी सी हवा चल रही, तो हमारा ट्रांसपिरेशन होने लगा। लेकिन विंड ऑफ हाई वेलोसिटी कॉजेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब विंड ऑफ हाई वेलोसिटी तो स्टोमेटा क्लोज हो गए, मतलब फिर क्या, स्टोमेटा क्लोज हो गए तो हमारा ट्रांसपिरेशन होना बंद हो गया। ड्राइंग एंड कूलिंग ऑफ सरफेस ऑफ लीव्स इट कॉज डिक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑब्वियस सी बात है, विंड है, विंड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, हमारा स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गए। स्टोमेटा क्लोज हो गए तो क्या, ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज हो गया। फिर बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। Lowering of atmospheric pressure reduces the density of air. This permits more rapid diffusion of water vapor. Now, soil water. Soil water, if the amount of soil water available is not sufficient, मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है, जैसे सॉइल है, सॉइल हार्ड है, यहाँ पे पानी का बहुत मतलब रूट्स हैं वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मतलब उनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है। फिर बात आती है CO2 की। इंक्रीज इन CO2 लेवल इन आउटसाइड, मतलब नॉर्मल CO2 कंसंट्रेशन कितना है, 0.03%, लेकिन अगर इससे इंक्रीज होता है जो हमारे स्टोमेटा हो जाते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि अफेक्ट करता है। CO कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये इंक्रीज करता है तो हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। तो हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। लाइट है, लाइट में स्टोमेटा ओपन रहेंगे, स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो हमारा ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन अगर क्लाउडी हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। फिर बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सेस राइज इन टेम्परेचर और एक्सेस डिक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। फिर हमारी बात आई ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी अगर बाहर ज्यादा है, मतलब बाहर वेपर प्रेजेंट है, तो हमारा ट्रांसपिरेशन कम होगा। विंड, हल्की विंड है तो ट्रांसपिरेशन होगा, और वही अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो हमारे जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। फिर आती है बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर। फिर बात आती है हमारी सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर अगर नहीं मिल रहा है प्लांट को तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, लेकिन अगर सॉइल वाटर मिल रहा है अच्छे से सफिशिएंटली तो ट्रांसपिरेशन होगा। फिर CO2 की। CO2 लेवल अगर इंक्रीज करता है तो फिर वही बात आएगी कि हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेगा, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आता है एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो हम बात कर रहे थे एडेप्टेशंस की। मेनी प्लांट्स स्पेशली ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं? ज़ेरोफाइट्स प्लांट वो होते हैं जो मेनली डेजर्ट में उगते हैं। ठीक है। तो डेजर्ट में उगते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। तो वो लोग अपने आप को ऐसा अडाप्ट करते हैं कि वो ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि सब जानते हैं डेजर्ट एरिया है, वहाँ पानी नहीं मिलेगा ना, तो वो अपने आप को ऐसा अडाप्ट करते हैं कि ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है। तो ज़ेरोफाइट्स, अब एग्जाम में कैसे क्या आ सकता है कि विच प्लांट अडाप्ट इटसेल्फ टू कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो क्या लिखना है? ज़ेरोफाइट प्लांट। ठीक है। अब क्या क्या अडेप्टेशन है ये बता देते हैं। थिक क्यूटिकल, मतलब कि लीफ है, इनके क्यूटिकल्स काफी ज्यादा थिक होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। लॉस ऑफ लीफ, मतलब कैक्टस देख लीजिए, कैक्टस में कहाँ बहुत सारी लीफ प्रेजेंट होती हैं। यहाँ हमारे तरफ के प्लांट्स देख लीजिए, नीम हो गया, बनियान हो गया, इसमें कितने सारे लीव्स प्रेजेंट होती है। लेकिन डेजर्ट में देखिए पाइन ट्री हो गई और ये कैक्टस हो गई, ज़ेरोफाइट्स में लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नैरो लीव्स जो होती है वो भी, उसमें भी ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल दिया है नीरियम। नैरो लीफ में क्या होता है? ये हमारा, हमने बड़ा सा लीफ ले लिया और ये बड़ा ही लीफ लिया लेकिन पतला लिया, तो हमारा जो लीफ एरिया है, मतलब सरफेस एरिया है, वो तो कम हो गया ना, तो मतलब ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों? इसमें ज्यादा स्टोमेटा रहेंगे, इसमें कम स्टोमेटा रहेंगे। इसका एग्जांपल है हमारे नीरियम मतलब कनेल, आपने देखा होगा जिसमें येलो येलो फ्लावर होते हैं, तो उसको इंग्लिश में नीरियम कहते हैं। उसके लीव्स देखिए काफी पतले होते हैं, तो उसमें जो ट्रांसपिरेशन होगा वो बहुत कम होगा। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन।
सिग्निफिकेंस में आपको एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और आपको दोनों ही याद करने हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। काफी इजी है। तो एडवांटेजेस में आता है पहला, एसेंट ऑफ सैप। अब ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तभी तो उसको और वाटर की नीड हो रही है ना, और वाटर की नीड हो रही है तभी तो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब वाटर के साथ मिनरल्स भी आ रहे हैं, तो ये क्या, एसेंट ऑफ सैप किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की भी ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, एसेंट ऑफ सैप में बताया, नीचे से लेके रूट से लेके ऊपर मिनरल कैसे पहुंच रहा है, ट्रांसपीरेशन की वजह से पहुंच रहा है। कूलिंग इफेक्ट, देखो कहते हैं ना पेड़ लगाओ तो आसपास कूल रहेगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपीरेशन की वजह से प्रोवाइड कर रहा है, और खुद भी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। अब आती है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेजेस में पहला लेते हैं विल्टिंग इंजरी। विल्टिंग इंजरी जल्दी तो नहीं होती है, जैसे कि काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में जो ग्रासेस होती है वो विल्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, लेकिन शाम तक या इवनिंग या नाइट तक वो सही हो जाती है। ठीक है, तो विल्टिंग इंजरी क्यों होती है, एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन की वजह से। गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाए और बहुत ज्यादा ही ट्रांसपीरेशन होने लगता है। ठीक है, और ज्यादा ट्रांसपीरेशन की वजह से लीफ जो होती है वो फोल्ड विल्ट हो जाती है। जैसे ये लीफ है तो ये ऐसे विल्ट हो गई। ठीक है, अब ये शाम तक ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इनको पानी नहीं मिलता है या टेम्परेचर नहीं बदलता है काफी समय तक तो दे विल डाई, दे मे डाई। ठीक, फिर आता है शंटेड ग्रोथ। इसका मतलब क्या, मतलब ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या रिटार्डेड ग्रोथ भी हो सकती है, मतलब प्लांट का जितना हाइट होना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, फिर एक कहा गया ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल। गिव रीजंस में ये आपका आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, ये आपको पढ़ लेना है। अब लीफ एनाटॉमी में इसमें ये बस इतना बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को सब ज्यादा देखते हैं, ट्रांसपीरेशन को उतना कोई वो नहीं, मतलब एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस सब ट्रांसपीरेशन को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ट्रांसपीरेशन भी एक एसेंशियल चीज है। अब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन ट्रांसपीरेशन तो अपने आप हो रहा है ना, तो ट्रांसपीरेशन जब हो रहा है और उसको अगर वाटर नहीं मिलता है तो प्लांट में डाई, तो इसीलिए कहा गया है ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ये उनका कहना था जिन्होंने ये बताया कि ट्रांसपीरेशन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्रांसपीरेशन ना हो और उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर इज यूज्ड और इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो बाकी का वाटर कहाँ जाता। तो इन्होंने क्या लिखा है कि leaf anatomy is designed by nature to facilitate gaseous exchange for photosynthesis and respiration. Transpiration however became unavoidable, मतलब हमने जैसे बताया कि उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। Under condition of deficit water supply, it became a serious problem. बताया हमने जगह का मतलब हमको अगर प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, प्लांट जो होगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इट डज अपीयर दैट ट्रांसपीरेशन हैड बीन फोर्स्ड ऑन प्लांट, मतलब ट्रांसपीरेशन को थोपा गया है प्लांट पे। प्लांट्स हैव टू बियर इट इवन इफ दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन इट, मतलब अगर उनको बहुत सारी एनर्जी भी खर्च करनी है तब भी उनको ये झेलना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहा है कि ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल। अब बात आती है हमारी एंटी ट्रांसपेरेंट की। एंटी ट्रांसपेरेंट ये आपके डेफिनेशन की उसमें आ सकती है, डेफिनेशन की तरह, तो आपको वही बुक की ही छापनी है। तो क्या लिखना है, एजेंट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू कट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट। और इससे क्या क्वेश्चन आएंगे, नेम द केमिकल्स विच कट डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो आपकी बुक में 2 केमिकल दिए हुए हैं, पीएमए और एब्सिसिक एसिड। पीएमए क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट पीएमए, और सेकेंड एब्सिसिक एसिड। अगर आपको एंटी ट्रांसपेरेंट का है तो आप वैसलीन भी लिख सकते हैं या पॉलिथीन बैग, जो भी आप जानते हो बुक में लिखा हो ये सब लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको केमिकल स्पेसिफिकली दिया है कि नेम द 2 केमिकल्स में फिर आपको पीएमए या एब्सिसिक एसिड ही लिखना होगा। फिर आपको रीजन भी दिया गया है कि कैसे, जैसे कि अगर आपने ये
एब्सिसिक एसिड या पीएमए डाल दिया तो क्या कर देगा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन कम होगा। फिर आता है एक्सुडेशन ऑफ वाटर और गटेशन। याद होगा हमने पिछली क्लास में कहा था कि आगे चल के आपको गटेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। गटेशन क्या होता है? गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। आप जैसे सुबह उठते हैं तो लीफ के किनारे किनारे आपको पानी मिलता होगा, तो वो चीज कैसे हो रहा है? गटेशन से हो रहा है। नेम द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन। ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा हमको बताइएगा कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द गटेशन, ठीक है। फिर आती है हमारी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी हमने पिछले क्लास में बताई थी, जैसे कि कोई प्लांट होता है, कट कर दिया प्लांट में, प्लांट को कट लग गई तो मिल्की और वैक्सी सब्सटेंस जो निकलता है वो ब्लीडिंग की वजह से होता है। ये कैसे होता है? जैसे हमारा जो प्लांट है वो फुली टर्जिड कंडीशन में, अगर आप ह्यूमन के केस में भी देख लीजिए तो कुछ लगता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसी तरह प्लांट में, प्लांट अपना फुली टर्जिड कंडीशन में है, लगती है तो फिर वो वैक्सी में या मिल्की सब्सटेंस निकलने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। और गटेशन, जैसे लीफ है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी, तो इसे क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं, ठीक। और हमने जो स्ट्रक्चर बताया था गटेशन वाला वो आपको बताना है, ये एज अ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। बस इतना है इस चैप्टर में। और फिर आगे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स सब आपको पढ़ने हैं और हम इजी है एक्सपेरिमेंट्स। फिर आपकी आती है जो हमेशा हम कहते हैं की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये पढ़ने, की टर्म्स पढ़ने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बता दे रहे हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आता भी है, ये वेइंग मेथड वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है और ये जनरली पूछा भी जाता है, इसमें अपैरेटस ये सब पूछा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लिया है इन्होंने, पेज नंबर 4.2 पे है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन के नीचे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, उस प्लांट के जो सॉइल वाला पार्ट था, जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने बनाया था, तो वो सॉइल वाला पार्ट उन लोगों ने कवर कर दिया कि सॉइल से वाटर ना निकले, ठीक है। तो क्या किया, फिर उसके बाद एक वेइंग मशीन ली और उसको रख दिया पॉटेड प्लांट को, और फिर वेट जो है इनिशियल वेट नोट कर लिया। फिर देखा कि कुछ देर बाद ट्रांसपिरेशन हो गया तो जो वेट है वो है इनिशियल वेट से कम आता है। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हुआ, प्लांट से लॉस ऑफ वाटर हुआ, इसी वजह से वेट कम हो गया। ऐसे और एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप डालिए एक लीफी शूट डालिए और फिर उसके बाद ऑयल डाल दीजिए। ऑयल क्या है? ऑयल ऐसे प्रिवेंट कर रहा है कि वाटर इवापोरेट ना हो जाए। फिर वही टेस्ट ट्यूब को आप बीकर में रख दीजिए और वेइंग मशीन पे डाल दीजिए। वेइंग मशीन पे डालने के बाद वेट आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर से हटा के इनिशियल वेट आपने नोट कर लिया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर आप फाइनल वेट नोट करिए और फिर देखेंगे कि वेट में डिफरेंस है, यानी कि जो बाद में वेट निकला है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है और वो लॉस ऑफ वाटर हुआ है, तो इसीलिए वेट कम है। इसी बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसी तरह सब आपको पढ़ने और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेम द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। थैंक यू। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाय।